चैप्टर इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, वो कहा जा सकता है। इस चैप्टर का दूसरा नेम हो सकता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। बेटा आज तक हमने जितना भी पढ़ा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, काइनेमेटिक्स, व्हाटएवर जो भी पढ़ा हमने, वो सारा पढ़ा है पॉइंट मासेस के लिए या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब पॉइंट मास किसे कहा जाता है? एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा मास जिसका अपना साइज ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से a mass whose dimensions are ignorable as compared to the distance traveled by it। ये दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट दोनों पॉइंट मास को ही रिलेट करती हैं। कोई भी ऐसी बॉडी जिसका अपना साइज ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में इग्नोरेबल हो, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी बॉडी जिसका अपना साइज, जिसकी अपनी डायमेंशंस, डायमेंशंस से मतलब यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट से, जिसकी अपनी डायमेंशंस जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके कंपैरिजन में इग्नोरेबल हो, तो हम उस मास को, उस बॉडी को पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। तो जो हमने लॉज पढ़े मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में, वर्क एनर्जी पावर में, ऑल दोज आर एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस ओनली। वो एक्सटेंडेड बॉडीज पर एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होते। डायरेक्टली आप उन्हें एक्सटेंडेड बॉडीज पर, यानी कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड बॉडीज पर ऐसे लॉज को कैसे अप्लाई करेंगे, हम उसके अप्लाई करने का तरीका पढ़ेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन इन दिस कंटेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन कह सकते हैं हम, कंसेप्ट कह सकते हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डाल लीजिए आप, और मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेंगे। सेंटर ऑफ मास लिखिए। द सेंटर ऑफ मास of a body or a system is a point at which the entire mass of the body or system is supposed to be concentrated. Full stop. It is the point at which the total force can be supposed to act. It is the point at which the total force can be supposed to act. Full stop. It should be noted that it is not necessary that there may be a material particle. There may be a material particle at the center of mass. हाँ बेटा, सर इट इज नॉट से आगे रिपीट कर दीजिए प्लीज। it is not necessary that there may be a material particle at the center of mass of the system. एक बार ये सारी लाइंस पढ़िए, फिर बताइए कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
मैं इनको दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन करूंगा फिर। पढ़ लिया है बच्चों? Yes, sir. डाउट्स? कौन बताएगा क्या समझ में आया? हैंड रेज करें। सिर्फ एक, बाकी बच्चे? सुमित यस सर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया? सर मैं ऊपर की डेफिनेशन लिख नहीं पाया था, आवाज कट रही थी, तो मैंने सिर्फ यहीं से लिखा है, इट इज अ पॉइंट विच वेयर टोटल फोर्सेस टू बी एक्टिव, वहां से लिखा हुआ है। बेटा मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम is a point at which the entire mass of the body or system is supposed to be concentrated. कोई और बताना चाहेगा? यमन रावत? यस सर। बताइए बेटा, क्या समझ में आया? सर जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, हम्म वो एक पॉइंट है जहाँ जहाँ बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट होता है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था आप लोगों से। देखिए, हमने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि वहां मास कंसेंट्रेटेड होता है। हमने क्या कहा है, वहां मास कंसेंट्रेटेड माना जा सकता है। दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है? और जो वो पॉइंट है वहाँ पे टोटल फोर्स भी एक्ट हम हो मान सकता है। सकते हैं कि पूरा फोर्स वहां एक्ट कर रहा है, सारा फोर्स वहीं एक्ट कर रहा है, ये भी माना जा सकता है। एक और बात, ये भी नोट किया गया है कि ये नेसेसरी नहीं है कि वहां एक्चुअली देयर मास मे हो। बी अ ऐसा हो सकता है यस जहां सर, आप यस सेंटर ऑफ सर। मास मान रहे हैं वहां मास हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक यस रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है आपके पास। ये सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, जबकि यहाँ तो खाली जगह है, यहाँ तो मास है ही नहीं ना, ठीक है? Yes, sir. तो जितनी भी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडीज होंगी, जितनी भी ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बॉडीज हैं, जिनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उन सब में सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होता है? उनके जियोमेट्रिक सेंटर पर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर प्लेन है, तो स्क्वायर प्लेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर, ठीक? Yes, sir. यस सर। एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पर। यस क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं एक बार और डिस्क्राइब कर रहा हूं क्या था सेंटर ऑफ मास। It is a point associated with a system of particles at which the total mass is supposed to be concentrated. ये किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से एसोसिएटेड एक पॉइंट है जहां सारा का सारा मास सेंटर्ड माना जा सकता है। ये कोई भी ये नहीं कहेगा कि होता है, होता नहीं है, माना जा सकता है, ठीक है? क्लियर है ये बात? Yes, यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट लाइन में yes, लिखिए, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास of a body may also be defined as a point whose motion whose motion describes whose motion describes
the motion of the body. हमने बोला किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसे पॉइंट की तरह, एक ऐसे पॉइंट के फॉर्म में जिस पॉइंट की मोशन पूरी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करती है। अब मोशन को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक बॉडी पर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, किसी भी बॉडी पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा था, उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर हम मान लें कि सारा फोर्स एक ऐसे पॉइंट पर लग रहा है जहां कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी रखा है, तब भी सेम एक्सेलरेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम काइंड ऑफ इफेक्ट्स आए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह के इफेक्ट्स ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे थे, अगर एग्जैक्टली उसी तरह के इफेक्ट्स सिंगल पॉइंट पर रखे मास के साथ भी आए, तो उस सिंगल पॉइंट को कहा जाएगा उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग इज सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पार्टिकल्स रखे हैं। X axis, Y axis, Z axis. There are two particles A and B. Position vector of A with respect to origin is R1 and position vector of 2 or B with respect to origin is R2. Suppose the mass of particle at A is m1 and that at B is m2. तो बाय डेफिनेशन इनके जो सेंटर ऑफ मास, मान लिया सेंटर ऑफ मास ये है पॉइंट सी, इनके जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है, RCM से डिनोट कर रहा हूं मैं, RCM इज गिवन बाय m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए। इतना क्लियर? यस सर। Yes, अब sir. मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है। ये लिख तो दिया मैंने, पर ये आया कहां से वो समझना है। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से हम इसे डिराइव करेंगे। तो बेटा मैं मान रहा हूं यहां 4 फोर्सेस इंक्लूड कर रहा हूं मैं। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इज F12. Force on particle 2 due to 1. Force on particle 2 due to 1 is F21. External force on first particle is F1 and external force on particle 2 is F2. इस सिस्टम में मैंने 4 फोर्सेस कंसिडर किए। 2 are internal forces and 2 are external forces. Force on first particle due to second is F12. Force on second particle due to 1 is F21. External force on first particle is F1. External force on second particle is F2. इतना क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब अगर कोई मुझसे पूछे नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ये लिखते रहेंगे साथ साथ। तो नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा? F12 प्लस F1, यही होगा।
बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग this will be equal to rate of change of momentum of first particle. This will be equal to rate of change of momentum of first particle. Let's call it equation 1. सिमिलर मैनर में सेकेंड पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स F21 प्लस F2 it will be equal to d by dt m2v2, that is rate of change of momentum of second particle. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब हम क्या Yes, करने sir. वाले हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, क्या आएगा? F12 प्लस F21 प्लस F1 प्लस F2। मैं ये फिगर का ये हिस्सा मिटा देता हूं। इज इक्वल टू डी बाई डी टी M1v1 प्लस डी बाई डी टी M2v2। इतना क्लियर है? Yes, sir. अब रिकॉल कीजिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ था इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, होते हैं ना? तो F12 मस्ट बी इक्वल टू माइनस F21 होना चाहिए। Yes, sir. सो द सम ऑफ Yes, दीज sir. टू मस्ट बी जीरो। इन दोनों का सम, वेक्टर सम क्या होगा? जीरो। यहां क्या बच जाता है? सिर्फ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, अब मैं इसे कंबाइन करके लिख सकता हूं डी बाई डी टी M1v1 प्लस M2v2। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताए। Sir, हाँ बेटा, सर पहले कंबाइन करके लिख सकते थे फर्स्ट वाली लाइन में ऊपर। कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक। ये ऐसा नहीं है कि डी बाई डी टी कॉमन लिया है हमने, कॉमन नहीं लिया है। एक्चुअली द ऑपरेशन इज कॉमन। हमने जब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था, हमने वहां क्या पढ़ा था? डी बाई डी एक्स ऑफ F1x प्लस माइनस F2x may be written as d by dx of F1x प्लस माइनस d by dx of F2x। ये कंसेप्ट अप्लाई किया है हमने कि अगर दो फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशंस का सम और डिफरेंस। तो यहाँ क्या था? अलग अलग थे, हमने उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, उल्टा लगा दिया लॉ। ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ? No, sir. No, sir. नो सर। अब बेटा हाँ हम सर। क्या कर रहे हैं, लास्ट लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1। सर हाँ बेटा, सर ये जो इंटरनल फोर्स है F12 और F21 ये दोनों इक्वल होंगे? देखिए बेटा, किसी भी सिस्टम के जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। हमने यही पढ़ा है न्यूटन के थर्ड लॉ में ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इफ first particle is applying force on second particle, the second particle will also apply force on first particle, which is opposite. ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना फिर कि किस वजह से ये मतलब कैंसिल हो? नोट्स दूंगा मैं इसके, चिंता क्यों कर रहे अच्छा ठीक हो, अभी तो समझा रहा ठीक है। हूँ। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब Yes, बेटा sir. F1 was external force on first particle and F2 was external force on second particle. मैं इन दोनों के सम को कैपिटल F एक्सटर्नल से रिप्लेस कर देता हूं। कैपिटल F एक्सटर्नल किसके इक्वल है? F1 प्लस F2 के। इज इक्वल टू डी बाई डी टी M1v1 प्लस M2v2। यहां V1 और V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, यही है ना? Yes, sir. sir. वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ना। बोलो Yes, बच्चों। sir. Yes, sir. Therefore I can write m1 d by dt r1 plus m2 d by dt r2। ठीक लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल v2। क्लियर है यहाँ? Yes, sir. बाकी बच्चे? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब बेटा यहाँ Yes. यहाँ एक्चुअली sir. हो क्या रहा है? ये लिखा है d by dt। d by dt मतलब डिफरेंशिएशन होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इसे d by dt भी गलत बोल रहा हूँ। इट इज, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? डिफरेंशिएशन होना है इसका टाइम के रिस्पेक्ट में। ये जो भी टर्म यहाँ लिखी है ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, और इसका मतलब क्या है? r1 का डिफरेंशिएशन होना है। यहाँ भी r1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होना है, और जो भी आएगा उसका एक बार फिर से होना है। यहाँ r1 का होना है, यहाँ r2 का होना है, और जो भी आएगा इस सब को सॉल्व करके उसका अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं d2 ओवर dt2 m1 r1 प्लस m2 r2। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ये ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स वी हैव टू डेरिवेट दिस फंक्शन ट्वाइस। जो भी ब्रेसेस के अंदर लिखा है फंक्शन, हम उसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे कॉन्जिक्यूटिवली। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब बेटा मैं अगली लाइन में क्या करता हूं, मैं m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 स्केलर क्वांटिटी है, मैं उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। दिस बिकम्स m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। f external, let's call it equation 3। ठीक है? वो देखो ऊपर सर ये लास्ट लाइन Yes, दोबारा। sir. ये m1 m2 मल्टीप्लाई में ये m1 m2 डिवाइड में कट जाएंगे ना, वही तो है। डिवाइड जब मैंने Yes, बोला sir. इसका अंदर दिया है ना। इशिका माइक अनम्यूट है तुम्हारा और हंस रहे हैं बैठ के। सॉरी सर। f external is m1 m2 d2 over dt2 m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। यहां तक आके हमने अपना वर्क रोक दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जरा रिकॉल करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था। न्यूटन का सेकंड लॉ था वेक्टर f इक्वल्स टू dp over dt, where p was product of mass and velocity, that is d by dt of mv। it becomes m, क्योंकि कांस्टेंट लिया जा सकता है कुछ सिस्टम्स में, तो m d by dt v। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. एंड वेलोसिटी में भी रिटर्न एज, वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dr ओवर dt। therefore m d2 ओवर dt2 r लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जरा बेटा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दोनों जगह है ना? Yes, sir. यहां Yes, sir. मास ऑफ द बॉडी, यहां क्या है? मास ऑफ द बॉडी। यहां भी टोटल मास ऑफ द बॉडी यही है बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. d2 over dt2 of vector r, d2 over dt2 of this whole term
तो जो पोजीशन वेक्टर है उसकी जगह क्या है, ये सारी टर्म है ना? सर वहाँ पे DT2 तो है ही नहीं पर। वो मैं लिखना भूल गया सिर्फ। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अब हम कंपैरिजन के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, दैट दिस टर्म, ये पूरी टर्म, दिस टर्म इज सर्विंग एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास। ये पूरी टर्म जो ब्रेसेस के अंदर है वो इस मास के लिए पोजीशन वेक्टर की तरह से सर्व कर रही है। ठीक है, Yes, sir. यानी कि यही सेंटर Yes, ऑफ मास sir. है। तो मतलब क्लियर हो गया कि ये क्या है, वो सिंगल पॉइंट है जहां ये सारा मास सेंटर्ड माना जा सकता है। ठीक, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. बाकी बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो अगर माइक वर्क नहीं कर रहे हैं। सर हाँ बेटा। सर ये फोर्थ इक्वेशन में जो आपने लिया हुआ है ये मास, ये जो m मास है ये पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास है। मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट मास के लिए है, ये सारा, अच्छा, ये यस पूरे सर। सिस्टम के लिए है। तो जैसे पॉइंट मास में एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ मास ऑफ पॉइंट मास, यहाँ मास ऑफ सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। तो अगर मैं ये मानूं ये सारा का सारा मास एक ही जगह रखा है m1 प्लस m2, तो उसकी पोजीशन क्या है फिर, ये है ना? यस सर ठीक है। तो मतलब ये वाली टर्म कैसे सर्व कर रही है, एज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 प्लस m2, मतलब पूरे सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की तरह से एक्ट कर रही है। ठीक है, यस सर। therefore we can write RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। ये हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए डेरिवेशन हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं इफ देयर इज एन n पार्टिकल सिस्टम, अगर कहीं n पार्टिकल सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 up to mn. This is the center of mass for a n particle system. Clear है या नहीं बच्चों ये? Yes, Yes. sir. यस सर। यस सर। तो बेटा आज इतना ही रखेंगे। एक और बात याद रखना बेटा, ये सबसे टफ चैप्टर है फिजिक्स का, जो बच्चों को लगता है कि सबसे टफ है ये, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलो, Yes, थैंक यू sir. सर। थैंक यू क्लास। Okay, sir.